हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी जो कि अक्टूबर तक का हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, अभी नवंबर शुरू हुआ तो इसकी वीडियो भी हम बनाएंगे, तो ये बाद में भी कवर हो जाएगा। फिलहाल आज हम इतिहास, जो कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों इतिहास से संबंधित करीब 80 प्रश्न, 80 नहीं, करीब 100 प्लस प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, वो पूरा प्रश्न कवर करेंगे और वो प्रश्न आपकी कोई भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए ज़रूर हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और फिर से बता देते हैं, जैसे कि पहले बोल रहे थे कि भाई वीडियो देखेंगे फ़ायदा मिलेगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हम पेड कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, उसमें आर ओ के लिए अब हमने पेड कोर्स बंद कर दिया है भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो उसके लिए पेड कोर्स चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि फालतू में पैसा खर्च हो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक, अब इस 25 दिन में आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कवर करेंगे, तो बेहतर है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहिए बस। यूपीपीसीएस प्री 2022 के लिए हमने कोर्स है हमारे पास, यूपीएससी प्री 2022 के लिए है, और बीपीएससी के लिए भी कोर्स है, अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यूपीएससी प्री में जो 2021 का रिजल्ट आया उसमें 75% रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, हमारे ग्रुप से ही मिले हैं। और साथ में यूपीपीसीएस का जो प्री का पेपर हुआ 24 अक्टूबर को, उसमें अच्छे खासे प्रश्न मिले हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, पर्याप्त हैं, बस आपको ज़रूरत है कि उसे ध्यान से पढ़ जाइए बस। और आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, आप पेमेंट अकाउंट पे भी कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन मेथड में कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा, और इसी नंबर पे 78 27 50 65 30 पे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कीर्ति मैम का नंबर है। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी जानकारी होगी मिल जाएगी, जो डाउट हो वो आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है एंशियंट हिस्ट्री का। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में किस जगह से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? तो पहला हैंड एक्स मिला है पल्लवरम। पल्लवरम कहाँ है भैया? तमिलनाडु में, याद रखना, तमिलनाडु में। दूसरा प्रश्न है जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुए खोज से किस नदी घाटी से 44 स्थल प्राप्त हुए? किस नदी घाटी से मिले 44 स्थल मिले हैं जी.आर. शर्मा के निर्देशन में? तो ये बेलन नदी घाटी है। ठीक है, बेलन नदी घाटी से 44 स्थल प्राप्त हुए हैं, याद रखना, जी.आर. शर्मा के निर्देशन। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज से हुई। लघु पाषाण उपकरण विंध्य क्षेत्र से खोज हुई थी 1867 में, पहली बार मध्य पाषाण काल की जानकारी मिली। तो इसकी खोज किसने की थी? प्रश्न ये है, तो इसकी खोज की है C.L. कार्लाइल ने। अगला प्रश्न है पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम हो गया, नया नाम नर्मदापुरम रख दिया गया है, याद रखना। और ये प्रश्न कई बार आप पेपर में देखे होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जोरवे संस्कृति के सबसे बड़े स्थल का नाम क्या है? जोरवे संस्कृति है, ओके, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली हुई संस्कृति है। तो इसका सबसे बड़ा स्थल है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये भैया लेखहिया से मिले हैं, लेखहिया नाम याद रखना। अगला प्रश्न है माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या निर्धारित है? माधव स्वरूप वत्स ने सिंधु सभ्यता के लिए कोई तिथि निर्धारित की है, तो वो तिथि कौन सी है? वो तिथि का नाम है 2700 से 2500 BC। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन सर्वाधिक मान्य क्या है?
सर्वाधिक मान जो तिथि है वो कितनी है, 2500 से 1700 BC है ना, तो ध्यान रखना इसका। मार्शल ने किसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, ये हमने नोट्स में भी पढ़ाया है। ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में जरूर आए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण मार्शल ने कहा था। तो किसको कहा था, वो जो विशाल स्नानागार है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया था, ठीक। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग किसे बनाने में नहीं किया गया है, कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग भवन बनाने में, भवन बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। बाकी नाली है, स्नानागार है, ठीक है, चबूतरा है, इन सबको बनाने में पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन भवन बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है कालीबंगा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से कहाँ के निवासी परिचित है, यूपीएससी प्री 2021 का प्रश्न भी रहा है ये, ठीक है। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, इस प्रश्न के हमने कई बार क्विज भी करवाई है, तो ऐसा नहीं पेपर के बाद ही हमने ये प्रश्न बनाए हैं, तैयार किए हैं, ये प्रश्न पहले से ही हमारे पास है, ठीक है। तो ये सही उत्तर इसका है धौलावीरा। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित लोग कौन है, धौलावीरा वाले। सुतकागेंडोर किस नदी के तट पर है भाई, ये दाश्त नदी के तट पे है, याद रखना ये बलूचिस्तान में है, और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु भी है, ये सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है सुतकागेंडोर, दाश्त नदी के किनारे। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला, हाथीदांत का पैमाना कहाँ से मिला भाई, तो ये लोथल से मिला। और लोथल क्या है, एक गोदीबाड़ा क्षेत्र है, बंदरगाह वाला क्षेत्र है, ठीक है, बंदरगाह वाला क्षेत्र है लोथल। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, 3 संस्कृतियां हैं, पूर्व सिंधु सभ्यता, मध्यकालीन और उत्तर सिंधु सभ्यता। तो 3 क्रम है धौलावीरा, ठीक है। अच्छा, धौलावीरा के साथ एक और है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है, ओके। अगला प्रश्न है, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में कौन सही सुमेलित है, सुमेलित है पूछा गया है इसमें। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव DS त्रिवेदी, उत्तरी ध्रुव के बारे में DS त्रिवेदी ने बताया है, सही है क्या। ब्रह्मर्षि देश LD कल्ल ने बताया है। तिब्बत, तिब्बत के बारे में दयानंद सरस्वती ने बताया। तो देखिए, इसमें सही उत्तर तो तिब्बत के बारे में दयानंद सरस्वती जी ने बताया, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऋग्वेद में कश्मीर की एकमात्र नदी का उल्लेख किया गया है, उसका नाम क्या है, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया, तो उसका नाम सबको याद भी होगा, मरुद्वृधा नाम है, ठीक है। ऋग्वेद में कश्मीर की एकमात्र नदी मरुद्वृधा का उल्लेख है। अब एक बात और बता देना आपको कि अफगानिस्तान की कुछ नदियों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, उनका नाम क्या है ना। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की नदियों का सही सुमेल है, सही सुमेल क्या है, शतुद्री को सतलज, शतुद्री सतलज को बोलते थे, ठीक है। असिकनी चेनाब है, सदानीरा गंडक है, परुष्णी झेलम, ठीक है, ऐसे है इसका। ऋग्वेद के छठे मंडल के लेखक का नाम क्या है, छठे मंडल के लेखक कौन भाई, भरद्वाज। इसके 7वें मंडल में किसका वर्णन है, ठीक है, दशराग्य युद्ध का वर्णन है फिलहाल। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के लेखक का नाम क्या है, तो प्रथम मंडल का लेखक का नाम है मधुच्छंदा दीर्घतमा, ठीक है। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान होती थी उसको क्षेत्रज बोलते थे। वह तो क्या है, विदाई के समय जो उपहार मिलता था लड़कियों को, उसे वह तो बोलते थे। अमाजु कौन है, जो जीवन भर कुंवारी रहे, अमाजु थी वो, ठीक है, याद रखना इसको। त्रयी, त्रयी किसे कहते हैं भाई, त्रयी 3 वेदों को बोलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, तीनों को मिला के हम वेद त्रयी या त्रयी बोलते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है भाई, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक ऐत्रेय है और दूसरा है कौशितकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौशितकी और ऐत्रेय ब्राह्मण, याद रखना, 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशितकी।
किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? वैदिक साहित्य में उपनिषद के बारे में हमने बताया है, दर्शन आधारित है, याद रखना उपनिषद दर्शन आधारित है। पहली बात मोक्ष की चर्चा मिलती है इसमें, और वो भी कौन सा उपनिषद है? उस उपनिषद का नाम है भैया ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद जो कि चिंतन मनन से संबंधित है। ठीक है, ईशोपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। तो मोक्ष की चर्चा मिलती किसमें? उपनिषद में। उपनिषद काल के राजा जो अश्वपति थे वो कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे, याद रखना कैकेय। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें किया गया भाई? नचिकेता आख्यान कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन है? शतपथ ब्राह्मण में एक विदेह माधव राजा का वर्णन है, तो जो उनके ऋषि हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है गौतम रहुगढ़। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन में जो सर्प का प्रयोग किया गया था उसका नाम था वासुकी, और पर्वत का नाम था मद्रांचल। मद्रांचल पर्वत है और वासुकी सर्पों का राजा, इन दोनों का प्रयोग हुआ है। अनव्याही माँ को चुनौती देने वाला ग्रंथ, अनव्याही माँ को चुनौती देने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है भैया छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में अनव्याही माँ को चुनौती दी गई है। ठीक है, तथागत का अर्थ क्या होता है? गौतम बुद्ध के बारे में है, उसका अर्थ है भाई सत्य है ज्ञान जिसका। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। ह्वेनसांग ने संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा था, किसके बारे में कहा था? तो इन्होंने नागार्जुन के बारे में कहा। नागार्जुन जो कि माध्यमिक कारिका के लेखक हैं और शून्यवाद के प्रवर्तक भी हैं। ठीक है, विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की? विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन ने की थी। नागार्जुन ने विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना की थी। प्रधान बोधिसत्व किसको कहा जाता है? प्रधान बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और पद्मपाणि दोनों को कहा जाता है। ठीक है, अवलोकितेश्वर और पद्मपाणि को प्रधान बोधिसत्व कहा जाता है। संघ संबंधी नियम दैनिक दैनिक जीवन आचार विचार किस पिटक में बताए गए भाई? संघ संबंधी नियम दैनिक जीवन आचार विचार किसमें है? विनय पिटक। 3 पिटक है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम दैनिक जीवन आचार विचार बताए गए हैं। महाअट्ठक किस पिटक की अट्ठकथा भाई? महाअट्ठक सुत्त पिटक की अट्ठकथा है। अट्ठकथाएं हैं सभी पिटकों की, तो किसी की कुरुंदी है, कुरुंदी, किसी की महापच्चरी, ठीक है, किसी की महाअट्ठक है। ठीक है, याद रखना। विशुद्धिमग्ग किसकी रचना है? विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष की रचना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको नोट्स में मिल जाएंगे, नोट्स से ही प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो नोट्स अगर आपने पढ़ा है तो ये प्रश्न आपको बहुत सरल लगेंगे। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है, कोई संप्रदाय है इनमें से कि जो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता, उसका नाम है हीनयान। ठीक है, शून्यवाद और विज्ञानवाद किसके संप्रदाय हैं? तो शून्यवाद और विज्ञानवाद, देखिए शून्यवाद और विज्ञानवाद किसके हैं? महायान संप्रदाय के हैं, महायान संप्रदाय से संबंधित है। निम्न जैन ग्रंथों की पहचान करना है। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं इसमें? देखिए, स्यादवाद मंजरी, न्याय अवतार, न्याय दीपिका, पंचविंशतिका, ये सारे के सारे जो हैं जैन ग्रंथ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीनयान संप्रदाय के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। बुद्ध को देवता मानते थे, सही है? नहीं, पहला तो गलत होगा। ठीक है, अच्छा, पहला जब गलत है तो ए और सी तो होंगे नहीं, सही है ना? बुद्ध को देवता नहीं मानते थे कौन? हीनयान वाले। इनका आदर्श बोधिसत्व था, ये भी गलत है। शून्यवाद और विज्ञानवाद इसके प्रमुख संप्रदाय रहे हैं, नहीं, वो हमने बता रखा है, उसमें नोट्स में आपके बता रखा है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण, नहीं, ये पर्सनल कल्याण की बात करते थे, समस्त मानव जाति के कल्याण की बात नहीं करते थे। ठीक है,
तो ये चारों चीजें जो हैं वो महायान शाखा से संबंधित है। हीनयान के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी है। हीनयान के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी है। तो इसमें देखिए, पहला है कि इसके सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। सही है ना, कि नहीं सही है? गलत है, पहला गलत है। ठीक है, पहला इसका गलत है। सही कथन की पहचान करनी है, इनके इसके सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। सही है ये। इसमें परोपकार और पर सेवा पर बल दिया गया है। ये भी सही है। यह मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है। ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर पहला और दूसरा। नहीं, एक मिनट। हीनयान के संदर्भ पूछा ना, तो पहला तो गलत है, क्योंकि हीनयान में कहा गया है कि जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ऐसी प्रथा कौन माने भाई, बहुत कठिन है ना। दूसरा है परोपकार पर सेवा पर, ये व्यक्तिगत सेवा की बात करते थे। ठीक है, तो ये भी गलत है, महायान से संबंधित है। यह मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं करता था, ये बात सही है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था इसके बारे में। तो पहला और दूसरा जो है ये महायान से संबंधित है, तो पहला और दूसरा। तो इसमें क्या है, सिर्फ तीसरा सही है। ठीक है, कूट का प्रयोग करके सही सुमेल की पहचान करनी है। माध्यमिक कार्य का बुद्धकोश है, नहीं, गलत है, अभी हमने बताया था। अभिधम्म कोश, ये भी गलत है। सौंदरानंद वसुबंधु, गलत है। बुद्ध चरित अश्वघोष का है, ये सही है, सही सुमेल। माध्यमिक कार्य का नागार्जुन की है, याद रखना। ठीक है, बुद्ध घोष की अभिधम्म कोश है, सौंदरानंद अश्वघोष की है। ठीक है, जैन धर्म के संदर्भ में विचार करके बताना है कौन सा कथन सही पूछा गया इसमें। तो जैन धर्म के संदर्भ में बताना, इस धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर थे। सही है, सिद्धांत भाई तीर्थंकर वही तो थे जो बंधन रहित रहे। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित, याद रखना। संस्थापक थे पार्श्वनाथ, बात सही है। वर्धमान महावीर की माता जो थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ये भी बात सही है। तो इसका तीनों सही होना चाहिए, है ना। तीसरा पार्श्वनाथ, नहीं, ये गलत है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, बस पहला और तीसरा सही है। ठीक है, ऋग्वेद काल के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो व्यापार अदला बदली पर आधारित था, बात सही है। विनिमय का माध्यम निष्क था, ये भी सही है। व्यापार वाणिज्य पड़ी लोग करते थे और व्यवसाय आनुवंशिक थे, ये नहीं है। चौथा गलत है इसका, आनुवंशिक नहीं था, आपको पता है, क्योंकि आपने पढ़ा है जो समाज था वो जन्म आधारित नहीं कर्म आधारित था। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला दूसरा तीसरा इसका सही है। ठीक है, वरुण देवता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऋतु का नियामक कहा जाता, हमने पढ़ाया है, सही है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी है, सही है, ऋतस्य गोपा। समुद्र का देवता भी है। ईरान में ओरनोज कहते हैं, नहीं, ईरान में इनको अहुर मजदा बोलते हैं। ईरान में अहुर मजदा, ईरान में अहुर मजदा और यूनान में ओरनोज कहते हैं। ठीक है, याद रखना, कई बार प्रश्न आया हुआ है। इसमें बताना सही सुमेलित नहीं है। पूर्व में सम्राट थे, सही है। पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में राजा। राजा जो था ना वो मध्य में होता था, मध्य में जो होता था उसको राजा बोलते थे। ठीक है, याद रखना, राजा मध्य का है, दक्षिण का नहीं। उद्दालक और उनके पुत्र हैं श्वेत केतु के मध्य संवाद हुआ है। उद्दालक और उनके पुत्र श्वेत केतु के मध्य संवाद हुआ है, इसका वर्णन किसमें मिलता है हमें? तो इसका वर्णन हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोपा बिंबा भदकच्छना, जैन धर्म हमने पढ़ाया है, उसमें हमने बताया है, नहीं, बौद्ध धर्म में हमने बताया आपको कि गोपा बिंबा भदकच्छना जो है यशोधरा का उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलता है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस प्रश्न का कि उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में जो यशोधरा का नाम है वो नाम है गोपा बिंबा भदकच्छना। अगला प्रश्न है,
विज्ञानवाद और योगाचार के बारे में बताना है, विज्ञानवाद या योगाचार के बारे में। तो इसके संस्थापक मैत्रेय नाथ थे, सही है क्या? नहीं सही तो ठीक है, सही सुमेलित है। हाँ, इसकी स्थापना मैत्रेय नाथ ने की थी, सही है। इसका विकास असंग और वसुबंधु ने किया था। तो ये दोनों ही कथन इसके सही है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के बारे में सही नहीं है कौन सा? तो वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है, वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया इन्होंने, ठीक है। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, ये भी बात सही है। कुछ एक शिल्पों को इन्होंने निम्न माना था, ये भी बात सही है। तो इसका सही है, तीनों गलत एक भी नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया। जातक कथा क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है जातक कथा, ठीक है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे वो वाराणसी से संबंधित है। सम्मेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पे पीसीएस में इनसे प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस में सम्मेद शिखर से संबंधित, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सुमेलित करना भाई। देखिए हमने बताया है कि जैसे संभवनाथ है, संभवनाथ हर काम संभव होगा, तो इनको हम अश्व से मिलान कर देंगे, तो डी का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ मतलब छूने ऊने से कुछ होने वाला है, तो पार्श्वनाथ को हम सर्प से लाके मिला दिए, सी का तीसरा हो गया। आदिनाथ वृषभ है, ए, और मल्लीनाथ से संबंधित है जल कलश, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन? अनेकांतवाद ये जैन धर्म का दर्शन है और सिद्धांत भी है। अनेकांतवाद क्रोध सिद्धांत और दर्शन है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं बताना है। देखो विष्णु मंदिर तिगवा में है, सही है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में है, बात सही है। दशावतार देवगढ़ झांसी या ललितपुर में है, सही है। लेकिन विष्णु मंदिर मथुरा में नहीं, ठीक है, याद रखना, ये गलत है। शैव धर्म से संबंधित जो सुमेलित नहीं है उसमें बताना, राजराजेश्वर तंजौर में है, शिव मंदिर भूमरा, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, नटराज मंदिर हम्पी में नहीं है, ठीक है। हम्पी में नटराज मंदिर नहीं। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय कौन था? शैव संप्रदाय मत्त मयूर। प्राचीन भारत में जो शैव संप्रदाय था ना, वो मत्त मयूर था, ठीक है। आजीवक, मयमत, शिव गुरु देव पद्धति, ये सब शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं है, लेकिन मत्त मयूर जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन संगीति के बारे में सही नहीं बताना इसमें। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी भाई? पाटलिपुत्र में हुई थी ना, सही है। अध्यक्ष स्थूलभद्र। जैन संगीत बात हो रही, बौद्ध नहीं। इसमें 12 अंगों का संकलन हुआ है, हमने आपको पढ़ाया, बताया भी है, नोट्स में, क्लास में बताया है। इसका आयोजन अशोक के समय में हुआ था, ये गलत है। अशोक के समय में इसका आयोजन नहीं किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। निम्नलिखित में से मूल सूत्र कौन सा नहीं है? मूल सूत्रों की संख्या बताई हमने, 604 मूल सूत्र हैं। तो 4 मूल सूत्र में भैया 10वें कालिक, उत्तराध्ययन, पिंड नियुक्ति है ना, ऐसी तो है। तो पंचकल्प जो है ना, ये आपका छेद सूत्र है, ठीक है। पंचकल्प, निशीथ, महानिशीथ करके वो 6 छेद सूत्र हैं। मूल सूत्र में 10वें कालिक, उत्तराध्ययन और पिंड नियुक्ति है। ये भी आपके नोट्स में है, अवेलेबल है भाई, क्लास में हमने पढ़ाया भी है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये सबको पता होना चाहिए, परुष्णी में हुआ था। इसका वर्णन 7वें मंडल में हुआ है, ये भी याद रखना। ये राजा सुदास के बीच हुआ था। राजा सुदास के जो पुरोहित रहे उनका नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ ने ही 7वें मंडल की रचना की भाई। और इसमें कौन कौन लड़े? 5 पंचजन और 5 लघु जनजातियां लड़ी थी। अनिल, पक्त, भलाना, शिव, विषाणी जैसे लोग रहे, ठीक है। और 5 लघु जनजातियां भी रही हैं उसमें।
उन सब ने मिलकर लड़ाई की थी राजा सुदास से। सुदास जो कि त्रतसुवंशी राजा है, त्रतसुवंशी राजा है सुदास। ये विजयी हुए और इनके जो पुरोहित थे उनका नाम था वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जो है 7वें मंडल के रचयिता भी हैं। जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ भाई? ये हुआ है छेद सूत्र में। छेद सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का उल्लेख किया गया है छेद सूत्र में। 6 छेद सूत्र हैं, याद रखना। द्वितीय जैन संगीत के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो द्वितीय जैन संगीति देवर्धिगण क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे, बात सही है। वल्लभी में हुआ था गुजरात में, ये भी सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी सही है। इसी दूसरी जैन संगीति में 12 अंग 12 उपांग 6 सूत्र 4 मूल सूत्र का संकलन किया गया था। ठीक है, तो इसका सभी सही है, इसका गलत कोई नहीं है। ठीक है, मूल सूत्र के बारे में किसका वर्णन किया गया? मूल सूत्र में किसका वर्णन हुआ है? तो हुआ है जैन धर्म का उपदेश है, विहार का जीवन है, भिक्षुओं के कर्तव्य की चर्चा की गई है मूल सूत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में कौन सा सही है? श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। हमने बताया आप लोगों को कि भाई देखिए कि श्वेतांबर और दिगंबर, नॉर्मल से बताया था कि दिगंबर वो है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो। ठीक है, और श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे। तो जो दिगंबर हैं जिनकी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उनके लिए उनके यहाँ पे महिलाएं मतलब स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। जैसा कि वो कहते भी हैं कि वो अविवाहित थे। मल्लिनाथ को वो स्त्री नहीं पुरुष मानते हैं वो लोग। कौन? दिगंबर वाले। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है हमें। श्रवण बेलगोला के बारे में कौन सा सही नहीं है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना से देह त्याग किया था, ये बात सही है। बिंबिसार को राजगद्दी दे दी, फिर अपना चला गया। कर्नाटक में स्थित जैन तीर्थ स्थल है, सही है। बाहुबली की विशाल काय जैन प्रतिमा का निर्माण हुआ, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सभी सही है। बाहुबली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए महामस्तक अभिषेक होता है यहाँ पे 12 वर्ष पर, ये बात सही है। प्रथम जैन तीर्थंकर वृषभदेव के पुत्र थे, ये भी सही है। श्रवणबेलगोला में एक विशाल काय प्रतिमा स्थापित की गई है, वो बाहुबली की ही है, तो ये भी सही है। तो इससे सही उत्तर डी हो गया, क्योंकि तीनों ही सही है। जैन सिद्धांत के बारे में गलत कथन की पहचान करनी है हमें। जैन सिद्धांत के बारे में गलत कथन की पहचान, तो गलत कथन क्या है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मात्र तपश्चर्या है, बात सही है। प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, ये भी बात सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है, ये भी बात सही है। तो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास करता है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना कि जैन धर्म से संबंधित है, इसे याद रखना है। श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में गलत कथन कौन सा है? श्वेतांबर संप्रदाय मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं। मल्लिनाथ को श्वेतांबर वाले, हमने बताया था अभी कि दिगंबर संप्रदाय वाले लोग मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं, जबकि श्वेतांबर लोग स्त्री मानते हैं इनको। ठीक है, भागवत धर्म के बारे में गलत कथन की पहचान करनी है। भागवत धर्म के बारे में गलत कथन की पहचान करनी है, तो याद रखना इसका जो क्षेत्र ना मथुरा के आसपास का क्षेत्र प्रचलित था। हेराक्लिस जो है वो श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। इसके अलावा प्रथम उपलब्ध प्रस्तर जो है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। आपको पता है कि जो यूनानी राजदूत था, है ना, रायसेन का बेसनगर अभिलेख इस धर्म से संबंधित है। रायसेन का नहीं है, ये विदिशा का है, विदिशा में है भाई, रायसेन में नहीं है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है नाथ मुनि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नाथ मुनि जो कि शिव के उपासक थे। क्या नाथ मुनि वैष्णव धर्म के प्रचार का काम किया था? नाथ मुनि आचार्य थे ना, ये पहले आचार्य हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में चोलों के समय में आचार्यों ने प्रचार प्रसार का काम किया था ना, तो पहले आचार्य हैं नाथ मुनि। मधुर कवि के शिष्य हैं, ये भी सही बात है। न्याय तत्व की इन्होंने रचना की, ये भी सही है। शिव के उपासक नहीं थे, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो शिव के उपासक नहीं रहेंगे। ठीक है, कापालिक संप्रदाय के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। कापालिक संप्रदाय उपासक लोग भैरव को शिव का अवतार मानते, बात सही है। अनुयायी सुरा और सुंदरी का सेवन करते, बात सही है। शरीर पर ये श्मशान की भस्म लगाते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही, ये अतिमार्गी नहीं होते हैं,
कापालिक संप्रदाय के लोग अतिमार्गी नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना। पाशुपत संप्रदाय के बारे में सही कथन जो सही नहीं है, पाशुपत संप्रदाय के, इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुई, बात सही है। इसके संस्थापक लकुलिस हैं, लकुलिस या लकुली भी कहा जाता है, कहीं कहीं लकुली भी मिलेगा, या आप लोगों को याद रखना लकुली। लकुलिस को शिव का अवतार भी मानते, बात सही है, लेकिन हाथ में नरमुंड धारण नहीं करते हैं पाशुपत संप्रदाय के लोग, ये कापालिक लोग करेंगे, है ना। शाक्त संप्रदाय के बारे में बताना है, सही कथन कौन सा है, तो शाक्त संप्रदाय के बारे में शैव हमने बताया है, पढ़ाया है कि शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध है, सिंधु सभ्यता से इसकी पहचान मिलती, वहां से तभी से इनकी पूजा पाठ होती है, और 3 प्रकार की देवियों का उल्लेख है, शांत, सौम्य, एक रौद्र और एक काम, ठीक है। तो शांत सौम्य देवी कौन है, वैष्णो, वैष्णो देवी शांत सौम्य का प्रतीक है। रौद्र रूप कलकत्ता की काली देवी जो है, और काम प्रधान वाली जो है वो कौन है, कामाख्या देवी भाई, कामाख्या। तो कामाख्या के बारे में एक बात और याद रखना, कामाख्या जो है ना कौल मत से संबंधित है, कौल मत, ठीक है, ये सब नोट्स में है। पुरंदर की संधि के बारे में बताना है, ये जय सिंह शिवाजी के बीच हुई थी, बात सही है, ठीक है, जय सिंह शिवाजी के बीच हुई, बात सही है। इस संधि की शर्त में संभाजी को मुगल दरबार में 10,000 मनसब जागीर देना स्वीकार किया गया, तो सही है क्या ये, तो देखिए पहला तो सही है इसका, तो इसका दोनों सही है, पहला सही दूसरा गलत है। संभाजी को मुगल दरबार में 10,000 मनसब जागीर देना स्वीकार किया गया, गलत है, ठीक है, तो पहला सही है। औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, तो उसने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, बात सही है, कट्टर था ना, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसका प्रमुख लक्ष्य भारत को दारुल इस्लाम से दारुल हर्ब में बदलना नहीं था, उसका प्रमुख लक्ष्य था दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, ठीक है। दारुल हर्ब जो है यहाँ पे आएगा और ये जो है यहाँ पे जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी आपस में, ठीक है, तब सही हो जाएगा। बाकी हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा लगाया, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, ये सब इसने किया था। सतनामी विद्रोही, सतनामी विद्रोह के बारे में सही कथन की पहचान करके बताना है, इसकी स्थापना नारनौल नामक स्थान पर की गई, बात सही है। सतनामी में अधिकतर व्यापारी और किसान लोग थे, ये भी सही है ना। इन्हें मुंडिया नाम से भी जाना जाता था क्या, नहीं, मुंडिया नाम से, इसकी स्थापना नारनौल नामक स्थान पर की गई, और सतनामी में अधिकतर व्यापारी किसान लोग थे, ये गलत है, ये सही है। इसे इन्हें मुंडिया कहा जाता था, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। हुमायूं के मकबरे के बारे में बताना है, सही कथन की सही नहीं, एक मिनट, हाँ सही नहीं बताना है इसमें हुमायूं के बारे में, ठीक है, तो इसमें देखते हैं सही नहीं कौन सा, दोहरे गुंबद का मकबरा है, बात सही है। 4 बाग पद्धति पर आधारित है, पहला मकबरा है, ये भी सही है। इसे ताजमहल का अग्रगामी कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है, तो ताजमहल का अग्रगामी इसे नहीं कहा जाता, ठीक है, तो इसका सी सही होगा क्योंकि गलत पूछा गया था इसमें, ठीक है। विजयनगर के बारे में देखते हैं कि सही नहीं है बताना इसमें, तो विजयनगर प्रशासन के बारे में देखें, विजयनगर साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत शिष्ट नामक भूमिकर था, हमने पढ़ाया है क्लास में, शिष्ट नामक भूमिकर था, बात सही है। विजयनगर साम्राज्य में आयंगार व्यवस्था के द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था प्रचलित थी, ये भी सही है, तो दोनों सही हैं, ठीक है, तो गलत कोई है नहीं, तो इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या है भाई, विजयनगर कालीन नायक और प्रांतीय गवर्नर के दायित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर बताना है, सही नहीं है वो बताना है, ठीक है, सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए, नायक प्रांत में राजा का प्रतिनिधि होता था, जबकि प्रांतीय गवर्नर केवल एक सैनिक सामंत थे, सही है ना, और नायक की तुलना में गवर्नर को अपने प्रदेश में कहीं अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर पहला इसका गलत है, नायक प्रांत में राजा का प्रतिनिधि होता था,
जबकि प्रांतीय गवर्नर केवल एक सैनिक सामंत थे। ये गलत है। ये प्रांतीय जो गवर्नर है ना, इसको इधर ले आओ और नायक को इधर ले आओ, तब सही होता। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, नायक की तुलना में गवर्नर को अपने प्रदेश में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। नायक की तुलना में गवर्नर को नहीं, गवर्नर की तुलना में नायक को प्राप्त थी। तो ये दूसरा भी इसका गलत हो गया। ठीक है, नायकों के स्थानांतरण के प्रमाण नहीं मिलते, जबकि गवर्नर को प्रशासकीय आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता था। बात सही है। प्रांतीय गवर्नर द्वारा अपने पदों को आनुवंशिक बना लेने का हमें कोई दृष्टांत नहीं मिलता, किंतु नायकों के पद कालांतर में आनुवंशिक हो गए थे। तो 3-4 सही, लेकिन सही नहीं पूछा गया, तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। पहला दूसरा गलत है। बाबर के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया, ये हमने बताया है। सही है ये। बाबर के अनुसार उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुए युद्ध में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया। सही है क्या? ये गलत है ना। बाबर ने तुगलमा पद्धति यूज की थी। बात सही है। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है शेर शाह कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना है। तो शेर शाह की लगान व्यवस्था का स्वरूप मुख्यतः रैयतवाड़ी था, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया। सही है ना। लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां थी, बटाई, मुक्तई, जब्ती नहीं थी ना, ये गलत है। शेरशाह के समय लगान केवल नकद में देने की छूट थी, तो ये भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बटाई, मुक्तई, जब्ती। लगान के निर्धारण के लिए 3 प्रकार की प्रणालियां थी, ये भी सही। अच्छा, सही है ये। तीसरा गलत है। शेर शाह के समय लगान केवल नकद में परिवर्तित थी, ये लगान देना मतलब नकद में ही दिया जा सकता था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। पहला दूसरा सब सही है। शेर शाह के संदर्भ में बताना है सही कथन। तो देखिए, शेर शाह ने भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। सही है क्या? सही है। मालगुजारी लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीमाना, कर संग्रह शुल्क और महासिलाना सर्वेक्षण शुल्क नामक कर देने पड़ते थे। तो ये दोनों का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। महासिलाना का तो बिल्कुल नहीं सुने हैं। ठीक है, तो मालगुजारी हो सकता है, लेकिन ये महासिलाना वाला नहीं था। तो पहला सही है इसका बस। ठीक है, अगला प्रश्न है शेर शाह के संदर्भ में बताना है। शेर शाह ने शुद्ध चांदी का दाम तांबे का रुपया। सही है क्या? तो सही कथन की बताना नहीं। ठीक है, तो शेर शाह ने शुद्ध चांदी का दाम तांबे का रुपया चलाया था। नहीं, चांदी का रुपया तांबे का दाम है। ठीक है, पहला गलत हो गया। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के काल में पद्मावत की रचना की थी। ये बात सही है। ठीक है, उसने कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नगर की स्थापना की। ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही, पहला गलत हो गया इसका। ठीक है, किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की भाई? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त ने भी की थी। ठीक है, 2 लोगों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित करके शक विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये भैया धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को हराया था, शक विजेता की उपाधि धारण की, शकारी नामक सिक्का जारी किया। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य पूछा गया है। अच्छा, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सेनाओं का अतिक्रमण करते थे। सही है क्या? तो सही है। पल्लवों और चालुक्यों को क्रमशः चोलों और राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। चोलों ने पल्लवों को और चालुक्यों को राष्ट्रकूटों ने समाप्त किया था क्या? बात सही है। तो दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है,
दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में बताना, सभी प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे। सही है क्या? तो सही है। प्रशासन की प्रारंभिक इकाई गांव होती थी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करता था। ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पहला सही, दूसरा तो गलत है। प्राथमिक इकाई गांव नहीं थी, ठीक है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पदों पर रहता था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें क्या सुमेलित करना है क्या? हाँ, सुमेलित करके बताना है। चलिए देखिए, प्रथम है कुलिकायस नगर श्रेष्ठी सार्थवा। देखिए सार्थवाह के बारे में हमने बताया भाई, ये सार्थवाह व्यापारिक काफिले का नेता होता था। डी को हम यहां से मिला दिए। कायस्थ कौन है भाई? कायस्थ है लिपिक प्रधान, यही ना, कायस्थ लिपिक प्रधान होता था ना, तो बी हो गया इसका। अब देखिए पहला और नहीं, बी का दूसरा और डी का पहला, बी का दूसरा और डी का पहला, इसका डी सही होगा ना फिर इस हिसाब से। फिर नगर श्रेष्ठी कौन होगा? डी इसका सही है, ठीक है। अब देखिए प्रथम कुलिक कौन मुख्य शिल्पकार है? कायस्थ आपका लिपिक प्रधान है, सार्थवा व्यापारिक काफिला वाला है, ठीक है। और सार्थवा व्यापारिक काफिला का है। नगर श्रेष्ठी कौन होता था? बैंकर होते थे, ठीक है। श्रेष्ठियों के बारे में भी हमने बताया है। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है इसमें। तो देखिए इनकी अपनी सेना होती थी, तो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सहायता देते थे। सामंत सही है ना ये तो। इन्हें नियमित वेतन दिया जाता था, ये भी सही है। जहां शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। तो जो सही नहीं वो बताना है, तो इसका सही उत्तर तीसरा ही होगा, ठीक है। तीसरा गलत है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता था, ठीक। इसमें क्या है, सभाओं के संदर्भ में बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। अब देखिए सभा ग्राम सभा होती थी, और ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, नगरम व्यापारियों का संगठन होता था, ये बात सही है। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, और जो थी ग्राम सभा होती थी, ठीक है। तो पहला और दूसरा को ऊपर नीचे कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन तीसरा नगरम सही है, व्यापारियों का संगठन होता था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अच्छा, अजीब गरीब टाइप का बना है। सिंधु कालीन लिपि के विषय में कौन सा कथन असत्य है? सामान्यतः इसे संस्कृत का आद्य रूप माना जाता है या आद्य द्रविड़ लिपि कहा जाता है। सही है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा जा सकने का एक कारण यह भी है कि कहीं कोई द्विभाषिक शिलालेख नहीं है, ये भी बात सही है। सिंधु लिपि के लगभग 400 चिन्ह ज्ञात हैं। इसकी लिखावट सामान्यतः बाईं से दाईं ओर थी, ये गलत है, ठीक है। तथा लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक, ये तो सही बाईं से दाईं, लेकिन ये गलत है, अक्षर सूचक वाला, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था भाई? पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है। वैदिक धर्म के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो वैदिक धर्म के बारे में कौन सा कथन सही बताना है, देखिए, रीत व्यक्ति के दायित्वों स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, और धर्म जो था मूलभूत नैतिक विधान थे, ये गलत है। धर्म मूलभूत नैतिक विधान थे जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों के संचालक थे, तो ये भी गलत है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तब सही हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही नहीं पूछा, सही पूछा गया तो डी गलत हो जाए। 20 फरवरी 1947 को इटली द्वारा घोषित की गई जो घोषणा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इटली की घोषणा की शुरुआत होती है 20 फरवरी 1947 की घोषणा के साथ। अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 तक बात सही है, भारतवासियों को सौंप देगी। इसके तहत लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया, ये भी बात सही है। इटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने संघर्ष समाप्ति की घोषणा की, ये गलत है। इसमें कृप्स प्रस्ताव के समर्थन का तत्व नहीं था, ये भी बात सही है। तो इसका सी गलत हो गया, ठीक है, याद रखना। ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि सही कौन सा है। तो सही कौन सा है ये देखना भाई। तो देखिए
ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के कबायली स्वरूप की पुष्टि सभा विदथ जैसे संस्थाओं के स्वरूप कार्यप्रणाली के विवेचन के आधार पर की जा सकती थी। सही है। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के कबायली स्वरूप की पुष्टि सभा तथा विदथ जैसी संस्थाओं के स्वरूप और कार्यप्रणाली के विवेचन के आधार पर की जा सकती। बात सही है, पहला सही है। दूसरा, सभा का उल्लेख केवल परवर्ती मंडलों में ही हुआ है, जबकि समिति का वर्णन मूल भाग में भी मिलता है। ये गलत है। यहाँ पे जो सभा है ना, सभा का यहाँ और समिति का यहाँ पे रख दो, तब सही हो जाता। ठीक, सभा समिति तथा विधत के बारे में के संबंध में प्राप्त विवरण से पता चलता है कि विभिन्न संस्थानों में संपूर्ण कबीले के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मामलों पर चर्चा होती थी। ये बात सही है। तो पहला तीसरा इसका सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन की असत्य व्याख्या करता है कौन सा कथन भाई? इसमें देखिए, ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन उस समय के लोगों को सैद्धांतिक मान्यताएं तत्कालीन भौतिक जीवन से अत्यधिक प्रभावित थी। बात सही है। कभी कभी किसी विशेष प्राकृतिक शक्ति के गुणों को भी स्वतंत्र देवत्व प्रदान कर दिया जाता था। बात सही है। ऋग्वैदिक लोगों के सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में होते थे। ये भी सही है। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों को भी देवताओं के समान माना जाता था। ये गलत है। ठीक है। इसमें क्या है भाई? उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही नहीं है? उपनिषदों में देखिए कर्मकांड पर बल दिया गया है। सही है क्या? गलत है भाई। ठीक है, उस पर बल नहीं दिया गया है। उपनिषद में कर्मकांड पर बल नहीं दिया गया, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। उपनिषदों में आत्मा परमात्मा की विस्तृत विवेचना है। आत्मा को अविनाशी अमर बताया गया। बात सही है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई। सही है। उपनिषद में मोक्ष की परिकल्पना की गई है तथा ज्ञान पर बल दिया गया है। 16 संस्कारों में कौन सा संस्कार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से संबंधित? गृहस्थ आश्रम में, तो ये है समावर्तन। समावर्तन संस्कार जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है, इतिहासकारों के अनुसार आर्यों की पहचान भाषा की अपेक्षा जातीय वर्ग से अधिक संभव है। गलत है। भारत के संदर्भ ऋग्वैदिक लोग एक ही जातीय वर्गों के थे। ये भी गलत है। भारत संदर्भ ऋग्वैदिक लोग जो थे वो एक ही जातीय वर्ग से, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत है, तो डी सही उत्तर होगा। दशराग युद्ध के बारे में बताना भाई। इसमें क्या करना है? सही कि गलत पूछना, सही बताना है। ठीक है। ऋग्वेद का अध्ययन करने से एक बात स्पष्ट सामने आती है कि जनजीवन के वातावरण में युद्ध, आक्रमण, जनसंहारक बोलबाला था। दशराग युद्ध इसका प्रमाण है। बात सही है। दशराग युद्ध में 30 से अधिक राजाओं ने भाग लिया, जिसमें महत्वपूर्ण कबीले तृतीय वर्ग से संबंधित थे। ये दूसरा गलत है। इसका पहला सही है। 30 से अधिक लोगों ने भाग लिया था दशराग युद्ध में। अच्छा, लोगों ने भाग लिया था, ठीक है, सही है। ठीक है, 5 जन रहे, 5 कबीले वाले रहे, राजा सुदास भी थे उसमें। ठीक है, तो ऐसे रहे हैं, लेकिन 30 लोग नहीं थे इसमें। तो दूसरा इसका गलत हो जाएगा, पहला सही। इसका सही उत्तर ए होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा गलत है इसका। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा किए गए विद्रोह के कारणों के संदर्भ में बताना है। आजाद हिंद फौज पर मुकदमा हुआ। रॉयल इंडियन नेवी ये जो विद्रोह किए थे। इंडोनेशिया में भारतीय सेना का प्रयोग, उसकी तथा उसकी वापसी की मांग। ठीक है, अगला है वीसी दत्त की रिहाई की मांग, नस्लवादी भेदभाव। तो देखिए ये सभी सही हैं। यही सब थे जो रॉयल इंडियन नेवी ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था कि भाई उनको पता था कि आजाद हिंद फौज पर मुकदमा हो रहा। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिससे रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में कथन असत्य कथन बताना भाई। असत्य कथन क्या है? नेहरू रिपोर्ट साइमन आयोग की प्रतिक्रिया में तैयार हुई। बात सही है। जवाहरलाल नेहरू इस प्रारूप समिति के उपसचिव थे। बात सही है। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को अस्वीकार किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही था, मान लिए थे वो लोग। इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया गया। ये गलत है। ठीक है, पूर्ण स्वराज को स्वीकार नहीं किया गया इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है।
नेहरू रिपोर्ट में शामिल था। भाषाई आधार पर प्रांतों गठन सही है। संघ बनाने की स्वतंत्रता थी कि नहीं थी? संघ बनाने की स्वतंत्रता भी थी, वयस्क मताधिकार भी था, द्विसंधि विधायिका भी थी, स्त्रियों को समान अधिकार, ये सारे के सारे नेहरू रिपोर्ट में वर्णित थे। इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। दिल्ली प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। यह प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, गलत है ना। कांग्रेस के मतदाता अधिवेशन 28 में दिल्ली प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया, सही है क्या? गलत है। हिंदू महासभा ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया और स्वीकार कर लिया। तो हिंदू महासभा ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है, तीनों गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता लीग के संदर्भ में सही कौन सा है? इसकी स्थापना कांग्रेस से अलग होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, बात सही है। इसी लीग के तहत महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये गलत है। कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, पहला सही है, इसका सही उत्तर ए है। जिन्ना का 14 सूत्री मांग देख लेते हैं भाई, क्या है? सही नहीं है, बताना। 14 सूत्री मांग नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं था। तो देखिए, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन, दोनों में जो सेम होगा वही बात यहाँ पे बतानी है। तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन नहीं, सिंध को बंबई से पृथक कर एक नया प्रांत, दोनों में था, सही है। केंद्रीय विधानमंडल और सभी प्रांतीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित रहेगा, तो ये भी नहीं था इसमें, ठीक है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में नहीं था ना ये। तो पहला और तीसरा गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना कौन सा कथन सही है भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, 1929 के लाहौर अधिवेशन सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, सही है। गांधी जी ने यह आंदोलन इरविन द्वारा 11 सूत्री मांग को अस्वीकार करने के कारण चलाया था, यह भी बात सही है, ठीक है। तो ये दोनों सही है। चलिए अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों के संदर्भ में बताएं। सरकारी सेवा, अदालत, शिक्षा केंद्र, उपाधियों का बहिष्कार किए जाने का निश्चय किया गया, सही है क्या? ये नहीं किया गया था भाई, असत्य बताया, पूछा गया ना, ये था कार्यक्रम निम्नलिखित, ठीक है। उपाधियों का बहिष्कार किए जाने, कर अदायगी को खत्म किए जाने का निर्णय लिया गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह कहा गया कि महिलाएं और बच्चे स्वयं शराब, अफीम, विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देगी, ये भी सही है क्या? ये भी गलत है। तो दूसरा तीसरा इसका गलत है, तो इसका सही उत्तर सी होगा, ठीक है। गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग में किस कौन कौन शामिल थे भाई, ये पूछा गया है। तो भू राजस्व अदा किया जाए, सही है ना ये तो। विदेशी कपड़ों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के आयात पर कर लगाया जाए, ये नहीं था। जमींदारों पर अतिरिक्त कर लगाया जाए, ये भी नहीं था। गुप्तचर विभाग समाप्त किया जाए, ये सही है। भारतीयों की आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार दिया जाए, आत्मरक्षा के लिए अधिकार दिया जाए, ठीक है। तो 1 4 5 सही, इसका सही, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो इसमें देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन टोक्यो में किया, बात सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने नहीं की थी, ठीक है। तो पहला सही, इसका दूसरा गलत हो जाएगा। लाल किले का मुकदमा क्या है? यह मुकदमा आजाद हिंद फौज के सिपाहियों से संबंधित था, बात सही है। बचाव पक्ष के वकील भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू थे, सही है। यह मुकदमा रास बिहारी बोस, एन एस गिल, शाहनवाज पर चला, ये गलत है, तीसरा गलत इसका, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही, तीसरा नहीं सही था, ठीक है। भारत विभाजन संदर्भ में बताना, विभाजन सही बताना भाई। तो विभाजन से पहले लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में विभाजन समिति का गठन हुआ, बात सही है। इसके सदस्यों में सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली, अब्दुल रब निस्तर भी शामिल थे, तो ये दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में असत्य कथन पूछा गया है। यह इस एक्ट के द्वारा भारत पाकिस्तान को अलग राष्ट्र दिए गए, सही है। रजवाड़ों को अपनी मर्जी से भारत पाकिस्तान में शामिल होने की छूट दी गई, ये भी सही है। प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्ति प्रावधान हुए, ये भी सही है। पाकिस्तान में आसाम के सिलाहट जिले को छोड़कर पूर्वी बंगाल को शासित किया गया, ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है। कांग्रेस भी द्वारा विभाजन स्वीकार करने के पीछे के कारण क्या थे भाई?
सत्ता का त्वरित हस्तांतरण ही सांप्रदायिक हिंसा लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही को रोक सकता था। ये बात सही है। कांग्रेस ने इसीलिए विभाजन को स्वीकार किया। कांग्रेस के सदस्यों को इस पर विश्वास था कि अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो जाएगी। ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों सही है ना भाई, तो दोनों ही सही है। भारत में साम्राज्यवाद के पतन के प्रमुख कारण थे। साम्राज्यवाद के पतन के प्रमुख कारण क्या रहे? चीन में कोमिंतांग आंदोलन चला, सफलता मिली उसे। ब्रिटेन में साम्राज्यवाद का विरोध हुआ, ठीक है। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय और रूस की क्रांति हुई। तो ये सारे के सारे सही हैं भारत के में साम्राज्यवाद के पतन के प्रमुख कारणों में, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1943 के अकाल के कारणों में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस अकाल से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल रहा, तो ये गलत है। मानव निर्मित अकाल था जिसमें 15 से 30 लाख मारे गए, गलत है। वर्मा दक्षिण पूर्व एशिया से चावल का आयात बंद हो गया, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये तीनों गलत हैं, इसे सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। सही नहीं पूछा गया था। हाँ। 1946 के चुनाव के संदर्भ में नीचे लिखे कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? लीग को 50% से कम मुस्लिम वोट मिले थे, यही गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। लीग बंगाल सिंधु में बहुमत में रही, सही बात है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिला, बात सही। केंद्रीय व्यवस्थापिका के 102 में से 57 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई थी, ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, गांधी जी ने अपने किस आंदोलन से पूर्व कहा था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और हृदय दोनों के विरुद्ध अपराध है? तो आंदोलन था भैया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है। दिए हुआ 114 प्रश्न थे टोटल, तो टोटल प्रश्न समाप्त हुए। और पेड कोर्स बिहार पीसीएस 67 के लिए अवेलेबल है, जिसकी फीस मात्र 1499 रुपये है। यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए भी है, इसके लिए भी 1499, और यूपीएससी के लिए भी 1899 रुपये फीस रखी गई है, जो कि बहुत ही कम फीस है। कंटेंट अच्छा मिलेगा। मेन बात ये होती है पैसा कितना लगता है ये मायने नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अगर पेड कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ये कीर्ति मैम का नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।